हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 9 सजीव, उनकी विशेषताएं एवं आवास। तो चलिए शुरू करते हैं। सजीव, विशेषताएं एवं आवास। बूझो और पहेली। अनेक स्थानों पर घूमने गए। जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उनमें कहाँ गए? ऋषिकेश गए, हिमालय के पास पर्वतों पर गए, जो राजस्थान में यहाँ पर रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में देखे वहां के पेड़ वृक्ष पौधे देखे, पहाड़ों के देखे, जमीनी इलाकों के देखे। फिर वे पुरी में गए, वहां पर समुद्र तट की भी सैर की और वहां के पेड़ पौधों को देखा। तो उनके दिमाग में विचार आया कि हर जगह के पेड़ पौधे की हर जगह के जो पेड़ पौधे होते हैं वे भिन्न होते हैं, वहां की जगहों की जलवायु भी भिन्न होती है। ये अंतर किस कारण से होता है? और उनके जो रहने वाले जीव जंतु है वे भी भिन्न भिन्न होते हैं। इन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। तो जैसे कि जहां जहां वे घूमने गए वहां पर अक्सर उन्हें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे मिले। उन्होंने यह जानने की कोशिश की क्या पृथ्वी में कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता। अक्सर सोचते हैं कि जैसे कि हम अपने घर में गए तो घर में जाकर हमने अपनी अलमीरा खोल ली, अलमीरा के अंदर भी कोई छोटी मकड़ी, चींटी या दीमक वगैरह हमें सजीव जंतु वहां पे दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम ये देखें कि घर के बाहर निकल जाए, कहीं भी घास फूस में देख लो, वहीं पर कोई छोटे मोटे जीव जंतु हमें अवश्य दिखाई देते हैं। और अभी तो ये भी खोज मिली है कि जो ज्वालामुखी का मुहाना होता है, जहाँ पे इतनी ज्यादा गर्म होती है, वहां पर भी कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो कोई भी ऐसा स्थान संभवतः नहीं होता है जहाँ पर की जीव जंतु या फिर कोई भी सजीव न हो। सजीव एवं उनका परिवेश। बूझो एवं जो पहेली थे उनके दिमाग में एक प्रश्न आया कि जहां जहां पर उन्होंने शेयर की वहां पर अलग अलग जीव थे। जैसे कि मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी थी, जो समुद्र के किनारे का इलाका था वहाँ केकड़े, मछली, इस तरह के जंतु होते। साथ में जो चींटी जैसे छोटे मोटे जीव है ये हर स्थान पर ही उपस्थित थे। तो इन अलग अलग स्थानों पर जो पेड़ पौधों की प्रजातियां थी वे भी एक दूसरे से काफी भिन्न थी। तो इन्हें पता लगाना है कि इन परिवेश में क्या चीज समानता थी और क्या चीज इनमें भिन्नता थी, या फिर इन क्षेत्रों का परिवेश किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न था। इसके लिए आता है क्रियाकलाप नंबर 1। आइए 1 से प्रारंभ करते हैं। जहां पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी के कॉलम में लिखना है। दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं पौधों के नाम भी सारणी में हमें लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक सारणी बनानी है। इस तरह की सारणी बनानी है। वन में, पर्वतीय क्षेत्रों में, मरुस्थल में, समुद्र में, अन्य स्थान पर वन में पाए जाने वाले पौधों के नाम लिखने हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे व जीव जंतु के नाम लिखने हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं। समुद्र में पाए जाने वालों के, अन्य स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे एवं जीव जंतुओं के हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। अपने मित्रों, माता पिता, अध्यापक से भी इस विषय में विचार विमर्श कर हम अपनी तालिका के कॉलम को पूरी तरह से भर सकते हैं। पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध होती है, वहां से ये जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हम इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, माता पिता से पूछ सकते हैं, अध्यापक से पूछ सकते हैं, या फिर अपने मित्रों से इस तरह की जानकारी हम लेकर पौधे और जीव जंतु की कौन कौन से जीव जंतु या पौधे किन स्थानों पर पाए जाते हैं हमें कॉलम में भरने हैं। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तु जीव जंतु सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार वस्तु हमें मिलती है वे शायद जीव जंतु या पौधे न हो। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्ती, जंतु के अवशेष जैसी हड्डियां भी हो सकती हैं। आवास एवं अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपने के द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं को आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? हाँ, देखो जैसे कि हमने इनमें वन में, पर्वतीय क्षेत्रों में, मरुस्थल में, समुद्र में, अन्य स्थान पर अनेक प्रकार की यहाँ पे तालिकाएं दी गई थी। इनको हमने भर के देखा तो यहाँ पे क्या है, हर जगह पर जो जीव जंतु और पेड़ पौधे थे उनमें थोड़ी थोड़ी सी विभिन्नताएं पाई जाती है, तथा हर जगह के जो जीव है वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मरुस्थल में ऊंट पाया जाता है, लेकिन जंगलों में क्या पाया जाता है, शेर पाया जाता है। ध्यान से देखिए, क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम में जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु, समुद्र के पौधे होते हैं वे खारे पानी में रहते हैं और उसी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। मरुस्थल में जल की मात्रा बहुत कम होती है, तो मरुस्थल के दिन में गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं, श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं, तो वे जल में नहीं रहते। तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश है। हम इन दोनों क्षेत्रों को बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए 2 भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से 2 जंतु, जैसे ऊंट ले लिया और दूसरा हमने मछली, इन दोनों का हमें परीक्षण करना है। इनकी शारीरिक रचना
और इनकी बनावट का। ऊंट के पैर लंबे होते हैं। जो ऊंट होता है, एक तो उनके पैर लंबे होंगे जिससे कि अगर जमीन गर्म है तो वो गर्मी उनके शरीर तक आसानी से नहीं पहुंचेगी। दूसरा, उनके अंदर पसीना वगैरह या मूत्र जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में आता है, जिससे कि ज्यादा दिनों तक जल को सुरक्षित रखा जा सके। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दर्शाई गई है विभिन्न प्रकार की मछलियां, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको उनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है? जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो मछलियों का शरीर होता है वो धारा रेखित होता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में या फिर जल के अंदर चलन में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता प्रदान करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली की सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही उनमें जल की सुगम गति प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। मछलियों की पंख व पूंछ चपटी होती है, जिससे जल के अंदर दिशा परिवर्तन संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। मछलियों के गिल क्लोम जो होते हैं वे श्वसन में सहायता करते हैं, जिनको गलफड़े भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? श्वसन में सहायक होते हैं। हम देखते हैं कि मछलियों की संरचना उसे जल में रहने में सहायक है तथा ऊंट की संरचना मरुस्थल में रहने के लिए सहायक होती है। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतु में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि कोई भी सजीव ले लो, जैसे कि ऊंट और मछली का तो हमने कर लिया है। इसके अलावा भी अगर हम किसी भी सजीव को ले लो, जैसे बंदर के हाथ पैर ऐसे होते हैं कि वो आसानी से पकड़ सके, जिसकी वजह से वो पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हैं, कूद सकते हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं उनकी संरचना इस प्रकार की होती है कि वे आसपास के वातावरण में रहने योग्य बन जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। मतलब ये सारी योग्यताएं या वे सारी विशिष्टताएं जिनके द्वारा कोई भी जीव अपने आसपास के वातावरण में ढलने के लिए सुगम होता है या फिर उनमें सहायता करते हैं, वे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। जैसे कि मछली पानी के लिए अनुकूलित होती है, जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होता है। तो अलग अलग जंतु अपने परिवेश के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जहाँ वे रहता है वो उसका आवास कहलाता है। जहाँ पे मतलब कोई भी शरण स्थल है, रहने की जगह जो भी होती है, जैसे हमारा घर है, हमारा वैसे पेड़ पौधे पर रहने वाले पक्षियों का जो घोंसला होता है वो उनका आवास होता है। जैसे जितने भी छोटे छोटे जानवर जैसे गिलहरी है पेड़ पर रहती है, वो उसका आवास होता है। जल में रहने वाली मछलियों का आवास जल होता है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास स्थलीय आवास कहलाए जाते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, नदियां, झील, समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाए जाते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य होता है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। जैसे कि कोई एक आवास है, जैसे आवास लगा लिया हमने, स्थलीय आवास लगा लिया जमीन पर रहने वाले, तो उस जमीन पर उस आसपास के इलाके में जितने भी जीव जंतु रहेंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? जैव घटक कहलाए जाएंगे। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव व्यवस्था आवास के अजैव घटक कहलाए जाते हैं। जैसे कि जमीन पे जो मिट्टी होगी, चट्टान होगी, वहाँ की वायु होगी, थोड़ा बहुत जो वहाँ पे जल होगा वो क्या है? अजैव घटक। और जो वहाँ के कीड़े मकोड़े, पक्षी, जंतु होंगे वो सारे क्या है? जैव घटक कहलाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक ही होते हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीज से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया, कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। जैसे कि हमने पहले भी अंकुरण की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। तो अंकुरण की प्रक्रिया में क्या था? हमने जो दाल ली थी, जो मूंग की दाल थी, उसको हमने पानी में भिगोकर रख दिया था। तो क्या था? उससे नए पौधे का जन्म हो गया था, नए अंकुर निकल गए थे। तो नया पौधा क्या है? जीव है। लेकिन जिस पानी का प्रयोग या फिर जिस हवा का प्रयोग या जिस ऑक्सीजन का प्रयोग किया वो क्या है? अजैव घटक होते हैं। उन तीनों की उपस्थिति के बिना नया पौधे का जन्म नहीं हो सकता था। तो यही दिया हुआ है यहाँ पर क्रियाकलाप नंबर 2 में। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्र करना है, फिर इनको क्या करना है? 2 ढेर बना देने हैं। एक ढेर को पानी में भिगो दिया और उसमें एक ढेर को जो पानी में भिगा हुआ था 1 दिन के बाद 4 हिस्सों में बांट दिया। इनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह से पानी में डुबा कर रख दिया। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल नहीं हिलाए, मतलब कि इनको हमें हिलाकर नहीं देखना, अपनी तरह से बिल्कुल छोड़ देना है। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को अंधेरे कमरे में रख दे, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं आती। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण जैसे रेफ्रिजरेटर में
उनके चारों ओर बर्फ लगाकर रख दे। तीनों भागों को प्रतिदिन जल से नरम रखे और अधिक जल को निकाल दे। कुछ दिनों बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंड में परिवेश में भाग अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते? तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो मूंग की दाल को हमने बर्फ में दबा कर रख दिया था उसमें कोई भी अंकुरण नहीं होता है। इसी प्रकार जिस भाग को हमने प्रकाश से दूर रखा था उसमें थोड़ी मात्रा में तो अंकुरण होगा, लेकिन बाद में जब पौधे की बढ़त होगी वो उतनी तीव्र गति से नहीं होगी। इसके बजाय जो धूप में रखा हुआ पौधा था वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, जल्दी से अंकुरित होगा और बहुत ही तेजी से बढ़ता चला जाएगा। जो बीज पूरी तरह से जल में डूबे हुए थे उनका भी अंकुरण नहीं होगा और सूखे बीजों का भी अंकुरण नहीं होता है। तो हमने इससे क्या देखा कि किसी भी अंकुरण के लिए क्या चाहिए? हमें धूप भी चाहिए, पौधे की वृद्धि के लिए हमें धूप भी चाहिए, हमें प्रकाश भी चाहिए, हमें उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, या कि कह सकते हैं कि हवा की भी आवश्यकता होती है और जल की तो आवश्यकता होती ही है। तो ये सभी चीजें मिलेगी तभी कोई अंकुरण हो सकता है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा होता है, वो ठंडे में भी रहते हैं, बर्फ में भी रहने वाले जीव होते हैं और ऐसे जीव भी होते हैं जो बिल्कुल तेज वाली गर्मी धूप में भी रहते हैं। ये जीव जिस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए विशिष्ट अवस्था को अपनाते हैं उनका क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन से होता है। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वही जंतु जीवित रहते हैं जो अपने आप को परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। तो अगर हमें इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, डायनासोर का एग्जाम्पल है कि डायनासोर क्यों मर गए थे? क्योंकि यहाँ के जो अजैव घटक थे, जो पृथ्वी के अजैव घटक थे, उनमें परिवर्तन आया था, जिसकी वजह से डायनासोर खुद को यहाँ के अनुकूल नहीं ढाल पाए और धीरे धीरे मरकर समाप्त हो गए थे। जंतु विभिन्न अजैविक कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, जिसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों जिनके अजैव घटकों में तथा उनमें रहने वाले जीवों के अनुकूलन का अध्ययन करते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास, तो देखते हैं कौन कौन से आवास होते हैं, उनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। जैसे कि आगे अब हमारा मरुस्थल, तो ये कुछ स्थलीय आवास है। मरुस्थल के अजैव घटकों में एवं ऊंट के अनुकूल होने के विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधों में क्या होता है? तो जैसे कि हमने देखा था कि जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं ज्यादातर क्या होते हैं? नागफनी के, फिर कैक्टस टाइप के पौधे होते हैं जो मोटे होते हैं और उनके ऊपर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, पत्तियां बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। ये किस वजह से होता है? ताकि उनमें से पानी कम से कम उड़े। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में वे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो जंतु बाहर निकल आते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र में दर्शाया गया है। देखो ये सारे के सारे क्या है? तो ये सारे के सारे क्या है? कैक्टस टाइप के पौधे हैं। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? क्रियाकलाप नंबर 3, गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलिथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 में क्रियाकलाप 4 में हमने पौधे में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। तो उसमें क्या किया था? एक टहनी के ऊपर हमने पॉलिथीन बांधकर उसको धूप में रख दिया था, तो उसके ऊपर क्या हुआ था? छोटी छोटी जल की बूंदें जम गई थी। वही सेम प्रयोग हमें कैक्टस के ऊपर भी करना है। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे के बाद इसका अवलोकन कीजिए। क्या होता है कुछ घंटे के बाद? क्या आप दोनों पॉलिथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कुछ अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत अधिक मात्रा में छोटी होती है एवं कुछ कांटों में बदली हुई होती है। इसके पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में जल का ह्रास बहुत कम होता है। नागफनी की पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में उसका तना होती है। इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने से ही होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका रहता है जिसमें पौधे का जल संरक्षण में सहायता मिलते हैं। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्र, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकालीन में हिमपात भी होता है। जो पर्वतीय क्षेत्र, जो पहाड़ी इलाका होता है उनमें क्या होता है? अक्सर वे ठंडे होते हैं, गर्मी वहाँ पर कम ही होती है और बहुत सी जगह तो जो सर्दी होती है उस समय पर बर्फ भी पड़ती है।
यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? देखो, जैसे कि हम बहुत बार पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या हमने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे। अक्सर उन पेड़ों के क्या पाए जाते हैं, उन वृक्षों में क्या विभिन्नता पाई जाती है कि वे ऊपर से नुकीले होते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, अगर बर्फ उनके ऊपर पड़ती है तो सीधी नीचे बिखर जाती है या फिर नीचे खिसक जाती है, पेड़ के ऊपर वजन नहीं आता। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया, सामान्यतः जो पेड़ होते हैं शंकु आकार होते हैं, जैसे कि मैंने कहा ऊपर से नुकीले होते हैं, इस तरह के पेड़ होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है, जिनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाते हैं। पर्वतों पर इन वृक्ष के अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल जाते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ प्रकार की अनुकूलन पाए जा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से बचाव के लिए उनकी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी को मजबूत खुर एवं खालदार चट्टानों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। जो पहाड़ी बकरी होते हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टान होती है, बिल्कुल कठोर चट्टान, उनके ऊपर भी चढ़ जाती है, वो उनके खुरों के कारण ही होती है। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर अनेक जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। घास स्थल शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं को शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले या हल्के भूरे रंग का होता है तथा शेर एवं हिरण, अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। क्या अंतर होता है? जो शेर की आंखें होती है वो दोनों सामने की तरफ होती है, लेकिन जो हिरण की या फिर इस तरह के अन्य जानवर की जो आंखें होती है वो दोनों साइड में होती है। देखो जैसे कि दिया गया है, शेर की आंखें कहाँ है? सामने की तरफ है, जबकि हिरण की एक आंख इधर है, एक आंख दूसरी तरफ होती है। शेर के अगले पैर में नखर निकले होते हैं, जिनमें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा लेते हैं। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? हाँ, जो ये शेर की संरचना होती है, इसी की वजह से शेर अच्छे से शिकार कर सकता है। उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है तथा शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखों उसे वन दूर तक शिकार खोजने में सहायता मिलती है। एक दूसरा हिरण है, यह वन घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वे अपने को शिकार बनने से बचा सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान एवं शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। उसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर लेती हैं। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता देती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतु एवं पौधे में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। अब आता है कुछ जलीय आवास, जैसे समुद्र। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड, ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आम रूप पर धारा रेखित नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलछटी में रहते हैं और अपने ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर की धारा रेखीय बना लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ऑक्टोपस के ऐसे बहुत सारे पैर होते हैं, लेकिन जब वो जल में चलता है तो उन सारे पैरों को क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है, तब वो आगे बढ़ता है। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल्स होते हैं या फिर जिनको गिलफड़े कहते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल मछली जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं पाए जाते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्र की सतह पर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शी पर समुद्री जीवों के चलचित्र एवं डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? जो बहुत सारे टीवी होते हैं या फिर हम अपने इंटरनेट पर यूट्यूब के जरिए हम इस तरह की वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर व्हेल मछली ऊपर आती है और सांस को छोड़ देती है और फिर सांस भरकर नीचे चली जाती है। फिर आता है तालाब एवं झील।
तालाब एवं झील। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों के पौधे उगे हुए देखे हैं? हाँ, वहाँ पर थोड़े बहुत पौधे उगे रहते हैं। उनके समीप जाकर हमें क्या करना है, वहां से एक दो पौधे को बाहर निकालकर उसका अध्ययन करना है। इन पौधों की पत्तियां, तने एवं जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित होती है? तो देखो, जो यहाँ पर कुछ जलीय पौधे होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि कुछ की जड़ें तो उसकी जो तालाब की गहराई होती है वहां पर जमीन में गड़ी रहती है, और कुछ क्या होते हैं सिर्फ पानी से ही अपना जड़ों का कार्य करते हैं। जैसे कुछ पौधे बड़े जलाशय की तलछट में मिट्टी पर स्थिर रहते हैं। इस स्थलीय पौधे की जड़ मिट्टी में खनिज पोषकों के अवशोषक का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, परंतु जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तल छटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जब पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवन करते हैं। जैसे कि कमल का पौधा होता है, उसकी जो पूरी टहनी होती है या फिर पूरा तना होता है वो जल के अंदर होता है, जबकि फूल और पत्तियां जल के बाहर आती है। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों का सभी भाग जल में ही वृद्धि करते हैं। इनकी पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह की होती है। बहुत ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधे की पत्तियां बहुत ही विभाजित रहती हैं, इससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं पहुंचती। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाले एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके जो पीछे वाले पैर होते हैं वे लंबे मजबूत होते हैं और जो छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके जो आगे वाले पैर होते हैं उसमें जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं जो तैरने में सहायक होती है। हमने केवल कुछ ही जंतु एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उसमें कितनी विविधता होगी। हमारी एल्बम कम से कम इतनी मोटी होगी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा विभिन्नता इस पृथ्वी पर पाई जाती है। हमारे आसपास के जीव। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा भी की है। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाई थी। कल्पना करनी है कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव में कौन कौन से उदाहरण हैं, आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। तो वन में पाई जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती है? वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक, छत्रक मतलब की जो हमारी होती है मशरूम होती है, काई या फिर मोस। वन में पाए जाने वाले विभिन्न क्या है? जीव जंतु है। तो इनमें से क्या है? ये सारे के सारे इनमें से सजीव कौन कौन से हैं? देखो, विसर्पी लता, आरोही लता, वृक्ष, छोटे बड़े जीव जंतु, पक्षी, सर्प, कीट। वैसे हमें देखना है कि कौन कौन से जीवित है। तो जीवित के या फिर मृत कौन कौन से है? तो मृत जंतु, सूखी पत्तियां, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, ये मृत है और बाकी सारे यहाँ पर क्या है? जीवित जंतु है या फिर सजीव है। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचे तथा उन्हें निर्जीव सजीव समूह में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरण हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं होती। पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ एवं मेरे पैरों में बीवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सके। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं, तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर है जितने तुम्हारे पास, हम 2 पैरों का क्यों नहीं चल सकते। तो ये एक छंद है जो कि पहेली ने पढ़ा था, लेकिन इसमें कविता तो ये ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये नहीं चल सकते, न बोल सकते हैं। तो यह न तो आपस में बात कर सकते हैं, न ही ये चल सकते हैं। तो इस तरह की बातें ये सिर्फ कविताओं में होती है, वास्तव में इस तरह की कोई बातें नहीं होती है। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा कोई एक सिक्का सजीव नहीं होते। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं। हमारी ही तरह संसार में जो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु भी सजीव ही होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है अथवा नहीं? कभी कभी यह निर्णय इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं पौधे सजीव है, परंतु वे कुत्ते, कबूतर की भांति चले उड़ नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चलती है, फिर भी हम उसको निर्जीव कहते हैं।
पौधे एवं जंतु समय के साथ साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या है, बादल को हम सजीव नहीं कह सकते। तो सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि कौन सी वस्तु सजीव और कौन सी निर्जीव है। तो हमें इसके लिए देखना है कि कौन कौन से सजीवों के ऐसे लक्षण हैं जो उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग बनाते हैं। जैसे कि एक तो हो गया सांस लेना, वृद्धि करना, विकास करना, ये क्या है, सजीवों के लक्षण होते हैं। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 व 2 में हमने पढ़ा, यह जाना था कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है, मतलब कि जो भोजन है सबका आवश्यकता होती है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा जंतु अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ये तो हम पेड़ पौधों को खाएंगे फिर दूसरे जंतुओं को खाएंगे, तो भोजन के लिए हमें क्या है, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितने भी अंदर की हमारी प्रक्रियाएं चलती रहती है, जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, वृद्धि होना, इन सब के लिए क्या है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें वृद्धि होगी। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े अगर उनको 2 साल बाद पहनाए जाए तो उनको छोटे हो जाते हैं, वो उनको नहीं पहन सकते। आप भी 4 साल बाद कोई कपड़े पुराने हो जाते हैं, वे छोटे हो जाते हैं, कुछ वर्षों में लंबे हो जाते हैं यहाँ, तो इसका हमें आभास भी नहीं होता, लेकिन हम लंबे हो जाते हैं, कुछ समय बाद हम वयस्क भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार पौधे भी वे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं और बूढ़े होकर एक दिन मर जाते हैं। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि एवं वयस्क होते हैं, वृद्धि करते हैं, वयस्क होते हैं। तो देखा होगा कुत्ते के पिल्ले भी वयस्क हो जाते हैं, अंडे से चूजा निकल जाता है। तो ये क्या है, सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। पहले छोटा सा बच्चा, उससे बड़ा हुआ, चलना सीखा, चलने के बाद फिर वो पूरी तरह से बड़ा हो गया। वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि चूजा निकला, चूजे से बड़ा हो गया तो मुर्गी बन गई या फिर वो मुर्गा बन गया। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात होते हैं और कुछ विकसित होते हैं। जैसे कि बड़े पेड़ है, वे विकसित में आएंगे। जो उनसे अभी नए नए लगे हुए हैं वे क्या है, नवजात पौधों के अंदर आते हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों एवं कुछ सप्ताह में पौधे को देखे आप देखेंगे कि इनकी लंबाई में वृद्धि हुई। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं करती? नहीं, निर्जीव वस्तु वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करती है। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? हाँ, सभी सजीव श्वसन करते हैं तथा बिना श्वास के कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। वे वायु को अंदर करते हैं, वायु को बाहर करते हैं, चाहे जल में घुली हुई ऑक्सीजन हो या फिर डायरेक्ट हवा से लेने वाली ऑक्सीजन हो। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है। श्वास लेना श्वसन की क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास के द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। जैसे श्वसन क्या है, श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड बदलती है। जो सांस लेना एक होती है वो श्वसन का ही एक पार्ट होती है। सांस लेना किसे कहेंगे, हवा को अंदर लिया बाहर छोड़ दिया, अंदर लिया बाहर छोड़ दिया। जो अंदर की प्रक्रिया चल रही है, ऑक्सीजन का प्रयोग होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना, उसको क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे अन्य जंतु श्वसन मनुष्य की तरह ही होता है। इनमें किसी भी जंतु में विश्राम की अवस्था का परीक्षण कीजिए तथा उसके अंदर की गति का अनुभव कीजिए। जैसे कि अगर कोई गाय या भैंस बैठी हुई है या कोई कुत्ता बैठा हुआ है तो जिसकी सांस की गति है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है, लेकिन जिस प्रकार वो जिस समय वो क्रिया करते हैं, खड़े रहते हैं, तो उस समय उनकी सांस की गति थोड़ी सी तीव्र होती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। श्वसन में ऊर्जा कैसे मिलती है? क्योंकि ऑक्सीजन का दहन होता है, ऑक्सीजन के दहन से ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को ही हम प्रयोग करते हैं। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुए त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछलियों में गिल्स होते हैं जिसकी सहायता से वे जल से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। जो पौधे होते हैं वे भी श्वसन करते हैं तथा पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है, पत्तियों में। पत्तियों के रोम छिद्रों में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से अंदर ली जाती है तथा ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर हम नंगे पैर चल रहे हैं और एकदम से हमारे पैर में कोई कील या फिर कांटा चुभ जाए तो हमारा पैर अचानक से वहां से हट जाता है। इसी प्रकार जैसे हम किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ लगा देते हैं तो वहां से भी हमारा हाथ एकदम से हट जाएगा।
इसी प्रकार अगर हमने कोई हमारा फेवरेट कोई व्यंजन है या फिर कोई भी डिश है जो हमें पसंद है, वो हमारे सामने आ गई तो उसे देखते हमारे मुंह में लार आना शुरू हो जाती है। ये क्या प्रक्रिया होती है? ये सभी प्रक्रिया क्या है? उद्दीपन कहलाती है। इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु और पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। जैसे ही किसी कुत्ते के सामने, बिल्ली के सामने खाना रखा जाता है तो एकदम से क्या होता है, उनकी पूंछ हिलने लगती है, फिर उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं और मुंह में लार आ जाती है। जब आप चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते तो वे क्या करती है? जब भी हम चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं एकदम से चौकन्नी होकर उड़ जाती है। जब जंगली जानवरों के प्रति तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी तीव्र प्रकाश नहीं देखा है। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर के बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक छिपने के स्थान पर भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कहीं पर डंडा दिखाया तो फिर कुत्ता भाग जाएगा उसको देखते ही। अगर हमने किसी के साथ कुत्ते के सामने रोटी दिखाई तो वो एकदम से अपनी पूंछ हिलाता है उसकी तरफ दौड़ेगा। ये क्या है? सारी प्रक्रिया उद्दीपन की अनुक्रिया होती है। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? जो पौधे होते हैं वे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि जो छुई मुई का पौधा होता है वो सभी ने देखा है, उसको जैसे हम टच करेंगे, उसका नाम ही होता है टच मी नॉट। टच करते ही वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है, कुछ समय के बाद वापस खिल जाता है। इसी प्रकार बहुत से फूल होते हैं जो रात के समय बंद हो जाते हैं। जैसे कि गजानिया का फ्लावर होता है, वो रात के समय बंद हो जाता है, केवल दिन के समय ही खिलता है। क्रियाकलाप नंबर 4, एक कमरे की खिड़की जिसमें दिन के समय धूप आती हो उसके पास एक पौधे को रखिए। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि अगर हमने खिड़की के पास कोई पौधा इस तरह से रख दिया है तो अगर खुले में होगा तो जो पौधे होते हैं वो सीधी दिशा में वृद्धि करते हैं, लेकिन इस समय के ऐसे स्थान पर जो पौधे होते हैं थोड़े के सूरज की रोशनी की तरफ को झुक जाते हैं। सूर्य की किरण उधर से आ रही है तो वो क्या है? उद्दीपन है। उसके प्रति अनुक्रिया क्या करते हैं? पौधे भी उस तरफ को झुक जाते हैं। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। तो जितना भोजन हम खाते हैं वो सारा का सारा तो हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं होता, उसका कुछ भाग क्या होता है? अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही मनुष्य के साथ, ऐसे ही पशुओं के साथ, ऐसे ही किसी भी जो भी सजीव होते हैं सजीवों के साथ ये घटना होती है। तो इसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधे भी उत्सर्जन होते हैं? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु इस प्रक्रिया का ढंग कुछ अलग होता है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित कर लिए जाते हैं, जिससे पौधे में कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। बहुत से पौधों में जैसे कहीं कहीं पर चोट के स्थान पर या फिर कटे हुए स्थान पर बूंद निकल जाता है, वो भी एक प्रकार का निष्कासन ही होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण होता है। अब आता है प्रश्न, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? प्रजनन मतलब कि बच्चों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। तो हाँ, सभी सजीव प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि मनुष्य में छोटे बच्चे होते हैं, पक्षी अंडे देते हैं, वे अंडे थोड़े दिन के बाद क्या होते हैं? उनमें से बच्चे निकल जाते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के बीज से नया पौधे का अंकुरण हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि सभी जीव की हर किसी प्रकार से या किसी न किसी प्रकार से प्रजनन का प्रक्रिया करते रहते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं तथा कुछ शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को ही जन्म देते हैं। जैसे कि बच्चे देने वाले जंतु कौन से होता है? कुत्ता होता है, बिल्ली होती है और गाय, भैंस, बकरी, ये क्या होते हैं? बच्चे देते हैं। अंडे कौन कौन देता है? मछली अंडे देती है, पक्षी अंडे देता है, जो कछुए होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, ये भी अंडे देते हैं। सांप भी अंडे देता है। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतु की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होता है। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं जिन्हें हम अंकुरित करके नए पौधा उगा सकते हैं। अंकुरण की प्रक्रिया हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कई भागों से भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनको उगाने के लिए हमें किसी प्रकार के बीजों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कलम लगाई जाती है, गुलाब भी कलम से हो जाता है। हमारा आलू का पौधा है, एक आलू के फल को अगर हम दबा देते हैं फिर उसकी कलिका होती है, उससे नए पौधे का जन्म हो जाता है। अगर हम गुलाब या फिर मेहंदी की या फिर गुड़हल की हम कलम लेते हैं, इसको हमें मिट्टी में लगाना है और इसको लगातार पानी देते रहना है।
देखेंगे कि एक हफ्ते फिर एक महीने के बाद इसके अंदर से जड़ निकलने लगती है और ऊपर से नई पत्तियां फूटकर नए पौधे का जन्म हो जाता है। कलम से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश न हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधा बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न भिन्न होती है। सभी सजीव गति करते हैं? हाँ, सभी सजीव किसी न किसी प्रकार की गति करते हैं। देखते हैं कैसी। हमने जंतुओं की गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उनके शरीर में अनेक प्रकार की गतियां भी दिखाई देते हैं। अब देखते हैं पौधों के विषय में इस बात में क्या विचार हम बदल सकते हैं, फिर क्या विचार होते हैं। पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते रहते हैं। क्या आपने पौधे के अन्य प्रकार की गति भी देखी है, जैसे फूलों का खिलना, बंद होना? ये भी क्या है, फूलों या फिर ये भी क्या है, पेड़ पौधों में होने वाली गति का ही उदाहरण है। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? जैसे कि छुई मुई का पौधा याद कर, उसको छूने से वो एकदम से मुरझा जाता है। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं में भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज, छोटा टुकड़ा, बादल व अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण है। क्या इनकी गति सजीव की गति के समान होती है? नहीं, इनकी गति सजीव की गति के समान नहीं होती। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव है, लेकिन उन सभी के कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। देखो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी ही, तो क्या है, जीवन और मृत्यु क्या है, सजीवों के लक्षण होते हैं। देखो, अगर बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, जैसे कुत्ते का कोई भी बच्चा अगर नहीं होगा, कोई भी पिल्ला पैदा नहीं होगा, तो फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, इस संसार से सारे के सारे कुत्ते खत्म हो जाएंगे। जितने भी सजीव होते हैं उनमें सब में अपने समान जीव बनाने की क्षमता होती है, क्योंकि कोई भी एक सजीव हजारों या लाखों वर्षों तक जीवित नहीं रह सकता। इसी वजह से वे प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं और अपने समान जीवों की संरचना करती है। जैसे कुत्ते केवल कुत्तों को ही जन्म देगा, बिल्ली होगी तो बिल्ली को ही जन्म देगी। बिल्ली कभी भी कुत्ते के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो क्या है कि जितने भी सजीव होते हैं वे अपने समान ही जीव को पैदा करते हैं, और इस सजीव का जो प्रजनन की प्रक्रिया है, इसी की वजह से क्या है, उनकी प्रजाति पृथ्वी पर विलुप्त नहीं होती है। देखो, सजीवों के कुछ मेन लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन, प्रजनन, गति, वृद्धि और मृत्यु। ये सब क्या होते हैं, सजीवों के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जो सभी सजीव में किसी न किसी रूप में अवश्य पाए जाते हैं। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? देखो, इनमें से हम कुछ सजीव, ये तो क्या है, सजीवों के लक्षण है, लेकिन हमारी कुछ निर्जीव वस्तु भी होती है जिनके अंदर इनमें से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन सभी नहीं। जैसे गति वाला लक्षण किस किस के अंदर दिखाई देता है? साइकिल होगी, कार होगी, घड़ी होगी, नदी होगी, इन सब में क्या है, गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा भी गति करते हुए देखा जा सकता है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? नहीं, इन वस्तुओं को सजीव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें सजीवों के अन्य लक्षण नहीं पाए जाते हैं। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या हम हमेशा सत्य हैं? क्या हमें सभी सजीव के सभी लक्षण हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या जो बातें हमने की है वो सारी की सारी सच है? क्या सभी जितने भी सजीव होते हैं, सजीवों में ये सारे के सारे लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं? क्या हम निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? इनमें से मात्र कुछ ही लक्षण दिखाई देते हैं। इन सब बातों पर हमें चर्चा करनी है। इस विषय को अच्छी प्रकार समझने के लिए हमें एक बीज के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे कि मूंग दाल का हमने बीज ले लिया, वह जीवित है। यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रखा रहते हैं तथा कोई वृद्धि नहीं होती है, अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते। परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी, अथवा इनमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? नहीं, इनके अंदर नहीं हुआ था। हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण है जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं अथवा नहीं, जिससे उन्हें जीवित कहा जा सके। जैसे कोई भी पौधा होता है, अगर वो बीज की अवस्था में है तो ना तो शोषण करेगा, ना वो उत्सर्जन करेगा, ना गति करेगा, ना वृद्धि करेगा। केवल क्या होगा, वो एक बीज है। लेकिन जैसे उसको पानी देंगे, मिट्टी देंगे, हवा देंगे, तो क्या होगा,
वो एक नया पौधे का जन्म करेगा जो कि सारी की सारी प्रक्रिया करेगा। तो इससे हम क्या होता है, हम जीवन को समझने के लिए क्या है, तो फिर जीवन क्या है अगर ये भी सजीव नहीं है, या फिर इस सजीवों की हम ये भी परिभाषा नहीं दे सकते कि जिनके अंदर ये लक्षण होते हैं तो सजीव होते क्या है। देखो, गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए तो क्या आपको कुछ गर्मी अनुभव होती है? हाँ, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के शोषण के कारण ही उत्पन्न हुई है। हमने देखा कि बीजों में शोषण की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि कितना सुंदर जीवन है। अब आ जाते हैं पाठ के कुछ प्रमुख शब्द। अनुकूलन, आसपास के वातावरण में ढलना अनुकूलन है। जलीय आवास, जल में रहने वाले जो आवास है, जो जल के आवास है, जैसे कि मछली पानी में रहती है तो उसका आवास क्या है, जल है। जैव घटक, जैव घटक होते हैं जो भी जीवित घटक होते हैं, जैसे कि जैव घटक होते हैं, सजीव घटकों को जैव घटक कहा जाता है। उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन है। वृद्धि, आकार में व आमाप में वृद्धि होना क्या है, आकार में व आमाप में बढ़ोतरी होना वृद्धि होती है। आवास, रहने का स्थान आवास है। सजीव, जिनके अंदर जीवन होता है वे सजीव है। प्रजनन, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। शोषण, ऑक्सीजन के प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या होता है, शोषण कहलाता है। उद्दीपन, किसी भी प्रक्रिया या किसी भी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके प्रति हमारा शरीर अनुक्रिया करता है, जैसे कि अचानक से सुई के ऊपर पैर रखने से हमारा पैर एकदम से पीछे हो जाता है, तो वो क्या है, एक प्रकार का उद्दीपन होता है। फिर आता है पाठ का सारांश। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे और जीवों में विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाता है क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय एवं जलीय आवास में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे शोषण, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। तो ये हमारा पाठ नंबर, तो यहाँ पर हमारा पाठ नंबर 9 समाप्त होता है। अब आते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों पर। आवास किसे कहते हैं, रहने के स्थान को आवास कहते हैं। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। कैक्टस के अंदर जल को सोखने की या फिर जल को भंडारित करने की अक्षमता होती है। उसकी पत्तियां छोटी छोटी कंटिकाओं में या फिर कांटों में परिवर्तित हो जाती है। पत्तियां बहुत ज्यादा छोटी होती है, जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। इसकी वजह से क्या है, उनको जल की आवश्यकता पूर्ति होती है तथा मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूलित होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पौधे एवं जंतु में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने के योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं, अनुकूलन। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाए जाते हैं। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के जैव घटक होते हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। निम्नलिखित सूची में से कौन सी निर्जीव वस्तु है, तो देखिए कौन कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। हल, सिलाई मशीन, रेडियो, ये तीनों क्या है, निर्जीव वस्तु है। और बाकी के जो बचे ये क्या है, जैसे कि छत्रक, जो बाकी के जो बचे जैसे कि ये छत्रक, मशरूम, हमारी जलकुंभी और केचुआ, ये क्या है, जीवित है। निम्नलिखित सूची में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं, तो जिनको मैंने टिक किया है, हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, ये है हमारी निर्जीव वस्तुएं। और छत्रक, जलकुंभी, केचुआ ये हमारी सजीव वस्तुएं होती है। ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दे जिसमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बादल। बादल आकार में भी वृद्धि करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति भी करते हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसी निर्जीव वस्तु है जिसमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई देते हैं। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। चमड़ा, ऊन, मक्खन, खाद्य तेल, सेब, रबड़। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी।
मक्खन कभी ना कभी दूध या फिर किसी भी पशु से निकला है तो वो सजीव का अंग था। चमड़ा चमड़ा पशुओं की खाल से मिलता है तो ये भी सजीव का अंग था। ऊन, भेड़ के बालों को ऊन कहते हैं तो वो भी भेड़ का अंग था, तो सजीव का अंग था। खाद्य तेल क्या होता है? हमारे बीजों से, जैसे सरसों के बीजों से, सरसों क्या है, एक प्रकार का पौधा है, तो वो भी कभी ना कभी सजीव था। सेब का पेड़ पर लगने, जब सेब पेड़ पर लगा हुआ था तो उस समय वो भी सजीव था। रबड़ के पौधे से निकलती है, जब तक ये पौधे में रहती है तो सजीव का हिस्सा होती है। तो जिन पर मैंने टिक किया है, क्या है, कुछ एक समय पर ये सजीवों का हिस्सा थे। सजीव के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीव के विशिष्ट लक्षण होते हैं श्वसन, गति, उद्दीपन, तो फिर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन। तो ये कुछ है जो सजीव के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? क्योंकि घास के मैदानों में जो शिकारी होते हैं वे दूर तक देख सकते हैं। वहां पर क्या होता है, कोई आवाज नहीं होता, बड़े पेड़ों की संख्या कम होती है। जैसे कि हिरन के पीछे अगर वहां पे शेर होगा तो उसको भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए तीव्र गति की आवश्यकता होती है, अन्यथा वो आसानी से शिकार बन जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अध्याय नंबर 9 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।